एक महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, इन्हें कौन नहीं जानता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन परिचय यानी कि बायोग्राफी को कवर करने वाले हैं। बायोग्राफी की एक सीरीज़ हम प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें भारत की एवं विश्व की महान हस्तियों के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। एक प्लेलिस्ट में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगें तो उन्हें अपने मित्रों के साथ साझा करना होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसऊदी, ये APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है। पंद्रह अक्टूबर 1931 इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है, 15 अक्टूबर 1931। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो निर्वाचित राष्ट्रपति यानी कि मैं आपको बता दूं कि इनका विरोध किसी भी पार्टी ने नहीं किया था, ना ही पक्ष ने ना ही विपक्ष ने। जो भी सत्तारूढ़ जो सत्ता में पार्टी थी उन्होंने तो इसका नाम आगे बढ़ाया ही था। जो ये नाम आगे बढ़ाया था साइंटिस्ट हमारे APJ अब्दुल कलाम जी का, साथ ही साथ विपक्ष ने भी इनके नाम को आगे बढ़ाया था और किसी भी प्रकार से इनका विरोध नहीं हुआ था। जाने माने वैज्ञानिक, अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात हैं। आज भी हम सभी के एक आदर्श हैं और पर्सनली मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी इनसे इंस्पायर हूं और इनको अपने गुरु के रूप में मानता हूं। बहुत ही प्रेरणा मिलती है मुझे इनके वाक्यों से, इनकी सूक्तियों से, इनकी कही हुई बातों से। तो काफ़ी एक पर्सनल इंस्पिरेशन का मेरा स्रोत हैं। चूँकि साइंस का स्टूडेंट रहने के बावजूद भी समय समय पर मैं इनके बारे में सुनता रहा, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे कॉलेज, सभी स्तरों पर मैंने इनके बारे में सुना, जाना और काफ़ी इनसे सीखा, अनुसरण किया। उन्होंने सिखाया जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, पर हमें अपने सपनों को पूरा करने का जो ठाना है हमने, उन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए। अब्दुल कलाम मसऊदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यभार जो प्रारंभ हुआ था 25 जुलाई 2002 को हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसके बाद में मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल आया, लेकिन जो राष्ट्रपति पद पर थे कलाम साहब जी ही थे। इसके बाद में उपराष्ट्रपति उस समय कृष्णकांत जी थे। इसके बाद में भैरव सिंह शेखावत जी आए। इसके बाद में उत्तराधिकारी के रूप में जब कलाम साहब अपने पद से सेवानिवृत्त हुए, तब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उनकी जगह ली। तो जन्म के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 15 अक्टूबर 1931। ये डेट आप लोग याद करके रखिए। एग्ज़ाम्स और जितने भी UPSC वगैरह के एग्ज़ाम हैं, प्रीलिम्स के अगर हम बात करें तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम जन्म स्थान की बात करें तो रामेश्वरम रमानाथपुरम जिला ब्रिटिश राज में इसका नाम था, रमानाथपुरम। और अभी वर्तमान की यदि हम बात करें तो मौजूदा में तमिलनाडु भारत में स्थित है। और जो मृत्यु हुई थी वो 27 जुलाई 2015 को, उम्र जब थी 83 वर्ष, 83 ईयर्स ओल्ड, शिलोंग मेघालय भारत का जो मेघालय है वहाँ शिलोंग एक स्थान का नाम है। उस स्थान पर ही एक लेक्चर देते समय कलाम साहब की मृत्यु हो गई थी। विद्या अर्जन जो इन्होंने एजुकेशन लिया है वो सेंट जोसेफ कॉलेज
तिरुचिरापल्ली मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कॉलेजेस से एजुकेशन प्राप्त किया है कलाम साहब ने। इसके बाद में पेशा क्या था, तो सभी लोग जानते हैं वह एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आला दर्जे के वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर, लेखक, टीचर, एरोस्पेस इंजीनियर, मोटिवेशन स्पीकर। जितना उनके बारे में कहें सब कम है। जितना हम उसको उस नाम को, उन महान हस्ती को जानते हैं, उतना हमारे बारे में हमारे लिए उतना कम है। मेरा ये दुर्भाग्य कहें चाहे कुछ भी, मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहता था लेकिन कभी इसका मौका नहीं मिला और कलाम साहब हमें छोड़ कर के चले गए। और जो इसमें इमेज देखने को आपको मिल रही है वो कलाम साहब के सिग्नेचर हैं, जिसकी एक इमेज के रूप में यहाँ पर संग्रहित किया गया है। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के संस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम शॉर्ट में DRDO भी बोलते हैं और हिंदी में नाम जैसा कि मैंने आपको बताया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगर हम अंग्रेजी में फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कन्फ्यूजन हो वो नोट भी कर सकता है डायरी ओपन लेकर के। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ISRO। तो इसरो को हम इंग्लिश में फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इसका पद संभाला व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास में कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी मिसाइल मैन के नाम से यदि आप सर्च करेंगे गूगल पर भी कहीं भी, तो आपको एक ही नाम नज़र आएगा जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस APJ अब्दुल कलाम जी। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं। कलाम साहब को भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे पुरस्कृत किया गया था। प्रारंभिक जीवन किस तरीके का था, तो धनुष कोड़ी नाम का जो गांव है वहां पर एक मध्यम वर्ग के मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो धनुष कोड़ी नाम है गांव का कलाम साहब के, इसको आप याद करके रखेंगे। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप याद करके रखेंगे। धनुष कोड़ी गांव का नाम है, कहाँ पड़ता है, रामेश्वरम तमिलनाडु, यहाँ पर पड़ता है। इनके पिता जैनुलाब्दीन, जैसा कि आप जानते हैं इनके नाम के आगे जैनुलाब्दीन शब्द जो लगा है वो इनके पिता का नाम है, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही इनके पास ज़्यादा संपत्ति थी, पैसे थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे, उससे जो भी अर्जन होता था उससे ही परिवार का पालन पोषण करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी विकट परिस्थितियां रही होंगी कि कैसे इनका शिक्षा अर्जन हुआ, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी। काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा इनका जीवन। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत बड़ा प्रभाव था। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी लगन, संस्कार का काफ़ी इनके जीवन में एक काम रहा, बहुत बड़ा एक योगदान रहा। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में इनका दीक्षा संस्कार हुआ। इनके जो टीचर का नाम है इयादुराई सोलोमन, ये नाम भी आप याद रखेंगे, अलग से इसको नोट डाउन करते आप जाइए सब लोग। इयादुराई सोलोमन
जब ये कक्षा 5 में थे तब इनके अध्यापक पक्षियों के उड़ने की कला बता रहे थे। तब इनके मन में जिज्ञासा हुई और जानना इन्होंने चाहा कि किस तरीके से पक्षी उड़ते हैं, उसकी पूरी मैकेनिज़्म इनको समझने का एक लालसा उत्पन्न हुई इनके मन में। तो इनके शिक्षक जो थे वो एक समुद्र तट पर ले गए सभी छात्रों को और वहाँ पर पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया। तो इसके बाद में पक्षियों को इस तरीके के मैकेनिज़्म करते हुए देखा तो इनकी विज्ञान के प्रति और जो उड्डयन है, विज्ञान की एक शाखा है, उसके प्रति इनकी जो ललक है वह और भी ज़्यादा उत्पन्न हुई। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने तक का भी कार्य किया है। तो बचपन में बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा। इन्होंने इतनी नौबत आ गई थी कि इन्हें अखबार बेचना पड़ा। काफ़ी गरीबी थी, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। कलाम जी ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। सन 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो SLV-3 है वह भारत का स्वयं से निर्मित उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, एक प्रक्षेपण यान है जिसको भारत ने अपनी ही कैपेसिटी पर बनाया था। और इसका जो योगदान है, इसका श्रेय जाता है कलाम साहब को, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। तो एक उपग्रह का नाम क्या है? रोहिणी। और स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान क्या होता है? प्रक्षेपण यान जो उपग्रह है उसको प्रक्षेपित करने का कार्य करता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो कक्षा है उस कक्षा में जब उपग्रहों को स्थापित करने का कार्य आता है तो उपग्रह को उस कक्षा तक ले जाने का कार्य प्रक्षेपण यान ही करता है। तो SLV क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है। इसका SLV का नाम पूरा होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब वैज्ञानिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ पंक्तियां कलाम साहब ने कही हैं, उनको भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। 1972 में भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के से जुड़े अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय यानी कि SLV थर्ड प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। सन 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा के निकट स्थापित किया। जो सैटेलाइट इन्होंने पृथ्वी की कक्षा में भेजी थी वो निकटतम कक्षा में स्थापित की गई थी। इस प्रकार भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसके पहले क्या होता था कि अंतरिक्ष क्लब थी जो इंटरनेशनल स्पेस क्लब, उसमें भारत का नाम नहीं आता था। लेकिन जैसे ही ये सैटेलाइट हमने लॉन्च करी तो भारत का नाम, भारत का गौरव बहुत ऊंचा बढ़ गया और इंटरनेशनल स्पेस क्लब में भारत का नाम शामिल हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव एवं गर्व का विषय था। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल को भी डिजाइन किया। कई ऐसी गाइडेड मिसाइल होती हैं जिनको कलाम साहब ने बनाया और पूरी स्वदेशी टेक्निक के साथ इसको डेवलप किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार यानी कि साइंटिफिक एडवाइज़र रहे तथा सुरक्षा शोध एवं विकास विभाग के सचिव रहे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का भी
उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण की परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर इस तरह का भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। कलाम साहब का विजन था कि 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत ऊंची उपलब्धि छुए। बहुत एक विजन था कलाम साहब का कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे। सन 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल जो कि बहुत ही फेमस मिसाइल हैं का सफल परीक्षण का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। जुलाई 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कई स्थानों पर काम किया, भारत सरकार के लिए काम किया। ऐसा सुनने में आता है कि कई देशों से, पाकिस्तान जैसे देशों से भी इनके लिए ऑफ़र आए कि कलाम साहब हमारे पास आ जाइए और हमारे लिए कार्य करिए, आप जो भी चाहेंगे उतना हम आपको धन देंगे, जो भी आप पेमेंट चाहेंगे हम आपको उतनी तनख्वाह देंगे और आप हमारे लिए कार्य करिए, जो भी आपको सुविधाएं चाहिए सब हम आपको देंगे और जिस पद पर आप चाहें तो उस पद को भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कलाम साहब की ये देशभक्ति रही कि वह किसी भी देश में जाना पसंद नहीं करते थे, खास करके वहाँ पर निवास करने के लिए शिक्षा की दृष्टि से, कुछ कार्य की दृष्टि से। जब उन्हें राजनीतिक कार्यों के लिए जब विदेश जाना पड़ता था तब एक बात अलग है, लेकिन किसी भी दूसरे देश में बसने के लिए कभी नहीं गए, उन देशों के लिए कभी कार्य नहीं किया, हमेशा भारत के लिए समर्पित रहे। भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। यह भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय था कि कलाम साहब की ही देन है कि भारत को जो एटॉमिक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं उनकी श्रेणी में आया। इसके पहले भारत के पास में एटॉमिक जो हमारे पास एटॉम बॉम्ब होते हैं, जो परमाणु शक्ति होती है, वो हमारे पास नहीं थी। इसके बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि किसने कलाम साहब को राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में आगे बढ़ाया था नाम इनका, तो वो थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए, जो एनडीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनके नाम को आगे बढ़ाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया था। 18 जुलाई 2002 को 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। यह भी बहुत बड़ी बात थी कि भारत का राष्ट्रपति एक वैज्ञानिक बना और उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। यह भी एक जीके का प्रश्न बन सकता है कि संसद भवन के किस कक्ष में, तो ये कक्ष का नाम है अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में जो शपथ ग्रहण का समारोह था उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित रहे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 को समाप्त हुआ। तकरीबन 5 साल इनका कार्यकाल रहा, वर्ष 2002 से 2007 तक। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे, यानी कि एकदम डिसिप्लिन वाले व्यक्ति। और यह भी काफ़ी मशहूर बात है कि प्योर वेजिटेरियन थे, ये हमेशा शाकाहार भोजन करते थे, मांसाहार से इनका कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही अच्छी जो ऑटोबायोग्राफी हम जिसे कहेंगे, इनकी बुक है,
उसको आप समय मिले तो अवश्य पढ़िए। भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स, डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ, आत्मिक विचारों को उद्धृत करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की मांग है और वहाँ के बहुत अधिक इनकी पुस्तकों को पसंद किया जाता है। INS सिंधु रक्षक पर तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति कलाम साहब, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति दायित्व से मुक्ति के बाद में कार्यालय छोड़ने के बाद कलाम साहब भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो व एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं में सहायक बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाया। यानी कि पढ़ाने का बहुत शौक़ रखते थे। इन्हें पैसे की कोई लालसा नहीं होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा देते थे और जो भी इनकम होती थी, जो भी पेमेंट मिलती थी, उसको चैरिटी में लगाते थे। इन्होंने अपने जीवन में धन कमाने की लालसा कभी नहीं रही। इनका ज्ञान के प्रति समर्पण था और देश से बहुत प्यार करते थे। मई 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं के लिए ये कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के लिए एक केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ का शुभारंभ किया। उन्होंने यहाँ तमिल कविता लिखने और वीणा नामक दक्षिण भारतीय स्ट्रिंग वाद्य यंत्र को बजाने का भी आनंद लिया। कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में विश्वास करते थे। उन्हें 2003 और 2006 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। निधन 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। अब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर के गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे हालात में उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, परंतु 2 घंटे बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अंतिम संस्कार। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलांग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इनकी अगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ राजाजी मार्ग पर लाया गया, जहां पर कुछ अन्य नेताओं ने इनका स्वागत किया। तो इस तरीके से कलाम साहब का जीवन रहा, बहुत अच्छा इनका जीवन रहा।
इनके बारे में कुछ जो प्रतिक्रियाएं आई थीं इनके देहावसान के उपरांत, तो जो गूगल है, गूगल ने ब्लैक रिबन प्रदर्शित किया था अपने इंटरफेस में। इसके बाद में वीडियो पॉज करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। कई विदेशी राजनेताओं ने भी इनकी मृत्यु पर दुख जताया था। व्यक्तिगत जीवन, जो पर्सनल लाइफ थी कलाम साहब जी की, वो काफ़ी डिसिप्लिन से भरी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुकुरल का भी अनुसरण करते हैं। कलाम साहब जी की चाहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका विस्तार हो और भारत ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की और वे तकनीकी को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहते थे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम जी अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। वे सदा स्थित रहते थे और चाहे वे दफ्तर में हों या कहीं पर भी हों, हमेशा नौकरों से और अपने से बड़ों और छोटों के साथ समान व्यवहार करते थे, हंसते मुस्कुरा करके बात करते थे और शाकाहारी जीवन जीते थे। अब किताबों की अगर हम बात करें तो इंडिया 2020, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइट माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया जैसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालय और संस्थाओं द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है। तो जो APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो वो इसी का प्रभाव है कि 40 से अधिक संस्थाओं ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करी हुई थी। पुरस्कार और सम्मानों की यदि हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण जो कि 1981 में दिया गया था और 1990 में जो 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1997 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने सन 2005 में सम्मानित किया और इनके आगमन को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया। एक नज़र यदि हम डालना चाहें तो डॉक्टर ऑफ साइंस जो कि एडनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2014 में दिया था। 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय ने दी। सन 2011 में IEEE मानद सदस्यता IEEE संस्था द्वारा दी गई। सन 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। सन 2009 मानद डॉक्टरेट ऑकलैंड विश्वविद्यालय। सन 2009 हूवर मेडल ASME फाउंडेशन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा दिया गया। वर्ष 2009 में ही बॉन कार्मन विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा दिया गया। 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मानद उपाधि नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर द्वारा दिया गया। वर्ष 2008 में ही डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा दी गई। वर्ष 2007 में डॉक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मानद उपाधि कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा दी गई। वर्ष 2007 में ही किंग्स चार्ल्स मेडल रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया। वर्ष 2000 में रामानुजन पुरस्कार अल्वोर्स
शोध संस्थान चेन्नई द्वारा दिया गया 1998 में। वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया सन 1997 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिया गया सन 1997 में ही। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया गया सन 1994 में। विशिष्ट सुधार्थी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में दिया गया। वर्ष 1990 में पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया। सन 1981 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया। तो ये था जीवन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हमने काफ़ी सी चीज़ें टच करने की कोशिश की है। इनके सम्मानों को आप ज़रूर याद करिए, जो भी मुख्य हैं उनका सन याद रखिए। जैसे कि इसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और कुछ मानद उपाधियाँ हैं जैसे कि डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। इनका सन और किस संस्था द्वारा दिया गया है ये आपको ज़रूर याद करके रखना है। जन्म, मृत्यु, पिता का नाम और गुरु का नाम, जन्म स्थान, जन्म जो इनका हुआ था किस राज्य में हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको विशेषकर नोट करके रखनी है और इसको याद करना है, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलिए।